पारंपरिक धारणा बाहरी सुरक्षा। जब सुरक्षा का प्रश्न आता है, सुरक्षा नामक शब्द हमारे सामने आता है, तो अधिकांशतया जब हम सुरक्षा के बारे में कुछ पढ़ या सुन रहे होते हैं तो हमारा सामना सुरक्षा की पारंपरिक अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा से होता है। जब भी हम सुरक्षा की बात करते हैं तो एक पारंपरिक धारणा आ जाती है और हमारे दिमाग में केवल एक ही विचार आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य मतलब सेना, सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अगर सुरक्षा की हम पारंपरिक अवधारणा की बात करें तो सैन्य खतरा, दूसरे देश से की सेना से हमको जो खतरा होता है, सैन्य खतरा किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। हम सुरक्षा की बात करते तो सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या माना जाता है? सैन्य खतरा। जब आपने देखा होगा भारत की सेना कोई युद्धाभ्यास करती है, कुछ प्रैक्टिस करती है, कहीं कच्छ के रन में जहाज़ों के द्वारा या कहीं और जगह पर किसी अन्य देश की सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास करती है, तो पड़ोसी देश दहल जाते हैं। कभी कभी ब्रेकिंग न्यूज में आता है, भारत में राफेल गरजा और पड़ोसी का दिल डरका। मतलब हमारे देश में वो गरज रहा है तो पड़ोसी का दिल घबरा रहा है, उसकी मुश्किलें बढ़ी, शत्रु का सीना चीर देगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी सैन्य सुरक्षा की बात करते हैं या देश की सुरक्षा की बात आती है तो इसमें सबसे बड़ा खतरा सैन्य खतरा होता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है और सैन्य खतरे का स्रोत कौन सा होता है? दूसरा मुल्क। हमें अपने मुल्क की सेना से खतरा नहीं होता है, बल्कि किसी दूसरे मुल्क की सेना की ताकत, बढ़ती हुई ताकत को देखकर हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। जब भी कोई सेना में परिवर्तन होता है, सेना की संख्या बढ़ती है, सेना में कोई नई तकनीक का प्रवेश हो जाता है, नए जहाज, नई मिसाइल सिस्टम, तो पड़ोसी देशों को या शत्रु देशों को खतरा उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि सैन्य खतरा एक देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा होता है। जो सैन्य क्या होता है इसमें, इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर क्या करते हैं, पड़ोसी देश दूसरे देश को सैन्य हमले की धमकी देता है। कभी सुना हो आपने, अमेरिका ने 2 टूक कहा कि चाइना अपने दायरे में रहे, नहीं तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्या है, क्या बोल रहा है अमेरिका? अमेरिका ये धमकी दे रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान, कभी ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, यूक्रेन अब ज़्यादा हवा में ना उड़े, अन्यथा किसी भी प्रकार के हमले का सामना करना पड़ सकता है। सीधा सीधा पता चलता है कि परमाणु हमले की धमकी दे रहा है रूस। तो सैन्य स्रोतों में क्या होता है, इसमें सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, किसी राष्ट्र की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। जब कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को सैन्य धमकी देता है, सैन्य हमले की धमकी देता है, तो वो उस राष्ट्र की संप्रभुता को नष्ट करने की भी चेतावनी दे देता है, साथ ही साथ स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता पर वार करता है जब भी वो धमकी देता है। सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन पर, जब कभी किसी देश की किसी दूसरे देश से सैन्य कार्रवाइयाँ होती हैं या यूं कहे कि युद्ध होता है सेना का सेना से, तो ये निश्चित नहीं है कि युद्ध में केवल सैनिक ही मारे जाते हैं। ज़्यादातर देश उन निहत्थे लोगों को भी, आम नागरिकों को भी इसका शिकार बनाते हैं, जिससे सरकार दहल जाए और सरकार के अंदर भय पैदा हो जाए। सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को भी खतरा होता है। शायद ही कभी ऐसा होता हो कि किसी युद्ध में सिर्फ सैनिक घायल हों, केवल सैनिक ही घायल हों युद्ध में, ऐसा तो होता ही नहीं होता, बल्कि आम नागरिकों पर भी हमला होते हैं अथवा मारे जाए। आम स्त्री पुरुष को भी युद्ध में हानि उठानी पड़ती है। अक्सर निहत्थे और आम औरत मर्द को जंग का निशाना बनाया जाता है। जब भी युद्ध होता है तो शत्रु देश वो जगह देखता है जहां भीड़ भाड़ वाले लोग हों और इनके पास हथियार ना हो, तो आम लोगों को भी इसका निशाना बनाया जाता है।
उनका और उनकी सरकार का हौसला तोड़ने की कोशिश की जाती है। जब आम लोगों को निशाना बनाया जाता है हमले में, उनको मारा जाता है, तो सरकार का और सरकार की लोगों का और सरकार का हौसला तोड़ने का प्रयास किया जाता है। यहाँ एक इसी पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है। इसमें एक मिसाइल का चित्र है। एक जहाज में बहुत सारी मिसाइलें लगी हुई हैं परमाणु बम से लैस है। बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं। सरकार हो, हम हो या आप हो, केवल 3 विकल्प ही होते हैं। और 3 विकल्प कौन कौन से होते हैं? ये सबसे पहला होता है आत्मसमर्पण। या तो आप क्या कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। सामने वाला देश यदि युद्ध की धमकी देता है और आप आत्मसमर्पण कर दो तो युद्ध टल जाएगा। आत्मसमर्पण का मतलब होता है सरेंडर कर दो उसके सामने, तो युद्ध टल जाएगा। तो युद्ध की स्थिति में किसी भी देश के सामने कितने विकल्प होते हैं? 3। पहला सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण, और दूसरा होता है दूसरे पक्ष की को बिना युद्ध किए, यानी आत्मसमर्पण करना तथा दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना अथवा युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने की। तो दूसरी क्या होती है? दूसरे पक्ष की बात मान लो, या तो आत्मसमर्पण कर दो। क्या कह रहे हैं? आत्मसमर्पण करना तथा दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना अथवा युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने के बाद से बाज आए या युद्ध ठन जाए तो अपनी रक्षा करना, ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब ना हो सके और पीछे हट जाए, अथवा हमलावर को पराजित कर देना। युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे लेकिन वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रचारित नहीं करता। मतलब ये 3 बातें इसमें आती हैं, 3 विकल्प होते। सबसे पहला होता है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण, दूसरा आता है इसमें अपनी रक्षा करना। और तीसरा यहां आता है हमलावर को पराजित करना। पहले आत्मसमर्पण करके युद्ध से बच सकते हैं, दूसरी हम रक्षा कर सकते हैं, और तीसरी हमलावर को हम पराजित कर दें। तो 3 प्रकार से हमारे विकल्प होते हैं। या तो सरेंडर कर दो, या अपनी रक्षा करो। रक्षा के लिए हमें सैनिक की आवश्यकता होगी, आधुनिक तकनीक की आवश्यकता होगी, और तीसरा पॉइंट है हमलावर को पराजित कर दो जिससे वो पीछे हट जाए। 3 विकल्प होते हैं युद्ध में। लेकिन एक बात यहां बता दें हम आपको, जब सरकार आत्मसमर्पण करती है तो इस नीति को कभी प्रचारित नहीं करती। सरकार यदि शत्रु के 5 सैनिक भी मार देती है तो बड़े बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया जाता है कि आज भारत ने 5 सैनिकों को मारा शत्रु के। लेकिन कभी सरकार को आत्मसमर्पण की नीति पर चलना पड़े तो वो कभी भी प्रसारित नहीं करती है, कभी भी प्रचार नहीं करती है, क्योंकि इसमें देश के लोगों का विश्वास टूटता है। इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है। तो सुरक्षा नीति क्या करती है? सुरक्षा नीति का मतलब होता है युद्ध की आशंका को रोक दिया जाए। जब युद्ध होता है तो उसकी आशंका को समाप्त कर दिया जाए, युद्ध ना हो। सुरक्षा नीति यही कहती है।
हर देश की एक डिफेंस पॉलिसी होती है और वो क्या करती है कि युद्ध की आशंका को समाप्त कर दे, बातचीत के द्वारा या अपनी सैन्य बल के द्वारा अपना दमखम दिखा के कुछ ना कुछ तरीकों से युद्ध की आशंका समाप्त हो जाए। और जब युद्ध की आशंका को समाप्त कर दिया जाता है, किसी देश को दूसरे देश से युद्ध की आशंका हो जाती है और उस अपनी कूटनीति के द्वारा, अपनी रणनीति के द्वारा वो युद्ध की नीति को समाप्त कर देता है, तो इसको अपरोध कहा जाता है। अपरोध। इसी को क्या कहा जाता है? अपरोध। और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। और अगर हम युद्ध को सीमित रखें या युद्ध को समाप्त कर दें, इसको रक्षा कहा जाता है। यानी पहली बात है युद्ध की आशंका को रोकना, ये अपरोध हो गया। युद्ध की आशंका को रोकना। युद्ध की आशंका को रोकना, ये हो गया अपरोध। दूसरा आता है युद्ध को सीमित रखना या उसको समाप्त कर देना। युद्ध को सीमित रखना या उसको समाप्त कर देना। युद्ध को सीमित रखना या समाप्त कर देना, इसको कहा जाता है सुरक्षा या इसको रक्षा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? रक्षा। यानी युद्ध को या तो सीमित रखो या समाप्त कर दो, ये रक्षा हो जाएगी। तो ये रक्षा हो गया, ये अपरोध हो गया, और 3 विकल्प हमने आपको बताई दिए थे। इस प्रकार हम अपनी युद्ध नीति को आगे बढ़ाते हैं। परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व और है। जो परंपरागत की सुरक्षा नीति है उसका एक तत्व और है, इसे शक्ति संतुलन कहते हैं, पावर बैलेंस। देखा होगा आपने, जब पाकिस्तान में कोई परमाणु परीक्षण होता है तो भारत 2 कर देता है, भारत में 1 होता है तो पाकिस्तान 2 करता है। ये क्या होता है? ये अपनी शक्ति को या अपनी सुरक्षा नीति को संतुलित करके रखना होता है। अगर आपके पास इतने हथियार है तो हमारे पास भी हैं। तो सुरक्षा नीति का एक तत्व और है, इसे शक्ति संतुलन कहते हैं। कोई देश अपने अड़ोस पड़ोस में देखने पर पाता है कि कुछ मुल्क छोटे हैं। जब कोई देश देखता है कि हमारा पड़ोसी देश, कुछ देश बहुत छोटे हैं, कुछ मुल्क छोटे हैं तो कुछ बड़े, कुछ मुल्क कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। इससे इशारा मिल जाता है कि भविष्य में किस देश से उसे खतरा हो सकता है। यानी अपने पड़ोस के देशों को देखते हैं तो कुछ तो छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। इससे उसे एक इशारा मिल जाता है कि हमें किस से खतरा हो सकता है। क्योंकि छोटे देश से तो खतरा होगा नहीं, खतरा होगा बड़े से, तो उसे इशारा मिल जाता है कि भविष्य में किस देश से उसे खतरा हो सकता है। मिसाल के लिए कोई पड़ोसी देश संभव है यह ना कहे कि भाई हमले की तैयारी में जुटा है। कोई पड़ोसी देश हो, वो ये नहीं कहेगा अपने पड़ोसी देश से कि हम हमले की तैयारी में जुटे हुए हैं। हमले का कोई प्रकट कारण भी नहीं जान पड़ता और ये भी नहीं चलता पता कि ये हमारे ऊपर ये हमला क्यों करेगा पड़ोसी देश। मान लेते हैं हमारा एक पड़ोसी देश है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से तो कभी नहीं कहेगा कि हम भारत के लिए से हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो कब तैयारी कर रहा है। और तैयारी हमले का कोई कारण भी मालूम नहीं पड़ता कि कोई कारण हो हमले का हमारा, इससे हमले का कोई प्रकट कारण भी नहीं जान पड़ता हो। फिर भी यह देखकर कि कोई देश बहुत ताकतवर है, यह भांपा जा सकता है कि भविष्य में वह हमलावर हो सकता है। जब हम समझ लेते हैं कि ये देश जो है ताकतवर तो है, हमारे खिलाफ तैयारी कर रहा है, ये बताता नहीं है, और हमारे खिलाफ हमले का कोई उचित कारण भी नहीं मालूम पड़ता, लेकिन अगर वो ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो वो भविष्य में कभी भी हमला कर सकता है। इस वजह से हर सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है। इसी बात को लेकर के
शक्ति संतुलन को लेकर, शक्ति का संतुलन बनाती है। पड़ोसी देश के पास अगर शक्ति है तो हमें भी बढ़ानी पड़ेगी, कहीं ये हमला करेगा तो हम इससे बचेंगे कैसे। इसलिए हम शक्ति का संतुलन करते हैं और हम बहुत संवेदनशील हो जाते हैं इस मामले में। कोई सरकार दूसरे देश से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है। हर सरकार ये सोचती है कि पड़ोसी देश से शक्ति का संतुलन हमारे पक्ष में ज़्यादा हो, हमें शक्ति ज़्यादा हो पड़ोसी से, ऐसा संतुलन बिठाने का भरसक प्रयास करती है। जो देश नज़दीक हों, जिनके साथ अनबन हो, अनबन का मतलब होता है थोड़ा सा किसी मुद्दे पर, किसी विचार पर वैचारिक मतभेद हो जाना। तो जो देश नज़दीक हों, जिनके साथ अनबन हो, या जिन देशों के साथ अतीत में लड़ाई हो चुकी हो, कब लड़ाई हो चुकी हो, अतीत में, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर खास तौर पर जोर दिया जाता है। शक्ति संतुलन बनाए रखने की यह कवायद, शक्ति का संतुलन बनाए रखने की देशों की जो कवायद होती है, जो प्रयास होते हैं, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है। प्रत्येक देश अपनी शक्ति संतुलन बढ़ाने के लिए क्या करता है? अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता है। सेना में भर्तियां करता है, नए नए युवाओं को लेता है, वृद्धों को निकाल देता है। सेना में नए नए टैंक, नए नए तोप, नए नए हथियार, नए नए जहाज, नई तकनीक, कम्युनिकेशन का अच्छा सिस्टम, सब कुछ सेना को उपलब्ध कराता है। तो ज़्यादातर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है, लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत भी महत्वपूर्ण है। किसी देश में केवल सैन्य शक्ति ही बढ़ जाए, आर्थिक और प्रौद्योगिकी ना हो, यानी उसके यहाँ तकनीकी ना हो और आर्थिक रूप से मजबूत ना हो, तो भी वो देश का संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि अर्थ से ही सेना संचालित होती है। क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। सैन्य शक्ति का आधार क्या है? अर्थ और उद्योग, धन और इंडस्ट्री। ये क्या करते हैं? उद्योगों से उसको हथियार मिलते हैं, उद्योगों से उसको सामान मिलता है, और धन से सेना की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जब हम विदेशों से भी किसी वस्तु का आयात करते हैं, अभी हमने देखा है कुछ वर्ष पहले एक अत्याधुनिक विमान राफेल हमने फ्रांस से खरीदे थे, कितने हजार करोड़ रुपए हमने दिए थे। अगर हमारे पास अर्थ नहीं होता, धन नहीं होता, तो हम कहाँ से खरीदते? पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व है गठबंधन बनाना। हमें अपने आप को बचना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? गठबंधन बनाते हैं। गठबंधन किनसे बनाते हैं? शक्तिशाली देशों से हम संपर्क बना के रखते हैं। अगर हम पर कोई हमला करे तो शक्तिशाली देशों से एक ऐसा करार हो जाता है, ऐसा वचनबद्धता हो जाती है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो आप लोग हमारा साथ देना, और आप पर कोई हमला करेगा तो हम साथ देंगे। तो ऐसे सैनिक गठबंधनों को या ऐसे सैन्य गठबंधनों को देख करके शत्रु देश दहल जाता है। जब वो युद्ध करने का या हमला करने का विचार करता, तो उसके मन में एक बात आती है, यदि हम हमला करेंगे तो इनका गठबंधन भी सक्रिय हो जाएगा, हमको इन देशों से भी खतरा या युद्ध लेना होगा। तो पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व है गठबंधन बनाना। गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए समवेत कदम उठाते हैं। यानी गठबंधन में तो कई देश शामिल हो जाते हैं और सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे सुरक्षा करने के लिए समवेत कदम उठाते, मतलब सब लोग समान एक साथ मिलकर के कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप में मिलता है। यानी अधिकांश गठबंधन होते हैं वो लिखित संधि होती है, उनकी रिटन में होता है, पेपर वर्क होता है उसका, और उसके रूप में एक संधि हो जाती है। और ऐसे गठबंधनों को यह बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किससे है। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते। जब देखते हैं इनका गठबंधन है, किसी देश ने अन्य देशों से गठबंधन कर लिया और उसके गठबंधन में 4 या 5 शक्तिशाली देश हैं, तब वो क्या करता है? वो देश भी गठबंधन बनाता है। तुमने गुट बनाया तो हम भी गुट बनाएंगे। तुमने इन लोगों से गठबंधन किया, जो तुम्हारे असंतुष्ट होंगे, उसके शत्रु होंगे, उनसे गठबंधन हम बना लेंगे। तो वो भी फिर गठबंधन बनाने की फिराक में आ जाते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं, लेकिन गठबंधन जब भी होते हैं राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं, और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1980
के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया। 1980 की बात है। सोवियत संघ के विरुद्ध या सोवियत संघ के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1980 में इस्लामी संगठनों का सहयोग किया था, समर्थन किया था। आपको पता हो, अमेरिका पाकिस्तान को धन देकर के सहायता करता था, सैन्य उपकरण देता था, हथियार देता था। ये रूस के विरुद्ध तो उसका षड्यंत्र था। और वो एशिया में, चूंकि रूस भी एशिया में आता है, सोवियत संघ मध्य एशिया में आता है, तो उसने पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करने का वचन ले लिया था उससे, और बदले में वो आर्थिक सहायता देता था। तो 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने, लेकिन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में। लेकिन अमेरिका का एक आतंकवादी जो था, ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा नामक समूह, यानी ओसामा बिन लादेन एक खूंखार आतंकवादी था और इसने अल कायदा नामक एक संगठन बनाया था। इसके संगठन का नाम क्या था? अल कायदा। अल कायदा ये संगठन किसका था? ओसामा बिन लादेन का। बिन लादेन। छब्बीस 11 की आपने सुना होगा, 9/11 सन 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया। लेकिन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने जब 9/11 यानी 9 सितंबर 2011 के दिन उस पर हमला किया, तो उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यानी अमेरिका ने 1980 के दशक में सोवियत संघ के विरुद्ध इस्लामी उग्रवादियों का समर्थन दिया था। लेकिन 11 सितंबर 2001 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन का संगठन था अल कायदा, उसने कुछ प्लेन हाईजैक किए और अमेरिका की प्रमुख ठिकानों पर हमला किए थे, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन इमारत, जो कि सुरक्षा इमारत थी। इनमें जाकर के उसने ऐसे ही जहाज टकरा दिए थे। बहुत सारे लोग मारे थे जब अमेरिका पर इस्लामी संगठन द्वारा ही हमला किया गया। चूँकि अमेरिका ने इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया था पहले, लेकिन जब उसको पता चला कि ये हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हम पर ही हमलावर हो गए ये, तो फिर उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और ओसामा बिन लादेन को मौत की नींद सुला दिया था। उसके सील कमांडरों ने आकर के पाकिस्तान में उसके घर पर अटैक किया था और उसके बेडरूम में ही उसको मार दिया था, ओसामा बिन लादेन को। इसको कहते हैं घर में घुसकर मारना। बहुत सुरक्षा थी ओसामा बिन लादेन की, चूंकि बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को अमेरिका को भनक लगी, उसके सील कमांडर आए रात में, ऊपर से अंधेरे में जहाज़ों से, हेलीकॉप्टर से आकर सीधे उसके उसी छत पर उतरे जहां उसके बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे, बहुत सारी सुरक्षा थी। लेकिन सील कमांडर वो होते हैं जो मौत के मुंह में घुस करके शत्रु का नाश कर देते। सारे उसकी सुरक्षा को मार दिया उन्होंने, सील कमांडर ने। जहाज से उतरते उतरते रस्सी से नीचे आते जाते और उनको मारते जाते। ओसामा बिन लादेन अपनी पत्नी के साथ अपने बेडरूम में था, वहां जाकर के वही गोली मारी थी अमेरिका ने। यहां हम बताने वाले हैं 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन के आतंकवादियों ने कुछ जहाज़ों को, हवाई जहाज़ों को हाईजैक किया और हाईजैक करने के यानी उनको किडनैप कर लिया, अपने अंडर में ले लिया। और जैसे ही उनको लिया, उनके जो पायलट थे उनसे कहा जहां हम कहें वहां ले के चलना है। और जाकर के अमेरिका की पेंटागन, जो कि वहां की सुरक्षा का हेड क्वार्टर है वहां का, तो उस पर हमला किया। उसकी बिल्डिंग बहुत ऊंची थी, उस बिल्डिंग में सीधा जहाज मारा था, तो वो जहाज बिल्डिंग में घुसा और बिल्डिंग नीचे धराशायी हो गई थी। और एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी था, जो कि विश्व व्यापार संगठन का एक केंद्र था, उसमें भी बहुत सारे लोग काम करते थे, उसमें भी उसने जहाज लगा दिया। तो इस प्रकार से जब इस हमले को देखा तो अमेरिका ने
इस्लामी उग्रवादियों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। इसको कहते हैं 11 सितंबर 2000, इसको कहते हैं 9/11 का हमला। 9/11 का हमला, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 9/11 इसका, या फिर 9/11। इसका मतलब है अमेरिकी स्टाइल में पहले डेट नहीं लिखी जाती है, पहले महीना लिखा जाता है। तो सितंबर चूंकि 9वां महीना है, वहाँ लिखा जाता है पहले MM यानी अमेरिकन स्टाइल में, अमेरिकन में तिथि लिखी जाती है पहले MM, फिर DD, फिर YY, इस प्रकार से लिखी जाती है। तो M 9 हो गया, सितंबर था, DD 11 हो गई और YY 2001। तो शॉर्ट में इसको 9/11 का हमला बोल दिया जाता है, जबकि वास्तविक तौर पर यह हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ था, यानी 11/9/2000 को हुआ था। और हमारी जो ब्रिटेन स्टाइल होती है डेट लिखने की, वो होती है कैसी, DD, MM और YY, पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर लिखी जाती है। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में यह माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है। सबसे ज़्यादा किससे खतरा होता है देश को? सीमा से बाहर। अंदर तो उसका नियंत्रण होता है, लेकिन उसको खतरा सीमा से बाहर होता है। इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इस निर्मम मैदान में ऐसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं जो देशों के व्यवहार बर्ताव पर अंकुश रखने में सक्षम हो। इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यानी इस निर्मम मैदान में ऐसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं जो देशों के व्यवहार या बर्ताव पर अंकुश रख सके। दुनिया में भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर ली है या अन्य संगठन बनाए हैं हम लोगों ने, लेकिन ऐसी कोई ताकत नहीं है जो देशों के बर्ताव में परिवर्तन ला सके। अगर देश के बर्ताव में परिवर्तन आ गया तो युद्ध होना ही नहीं, लेकिन आज तक ऐसी कोई ताकत नहीं बनी है। भले ही हमने संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया है देश युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन ऐसी कोई ताकत नहीं है जो देशों के व्यवहार में परिवर्तन कर सके या उनके बर्ताव पर अंकुश रख सके। किसी देश के भीतर हिंसा के खतरे से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है। किसी भी देश के भीतर हिंसा के खतरे से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है। जब भी हिंसा होगी तो हम किस प्रकार से निपटेंगे सबको पता है। हिंसा होगी तो हम सेना लगा देंगे। तो जानी पहचानी एक व्यवस्था होती है, इसे सरकार कहते हैं। लेकिन विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं जो सबके ऊपर हो। यह सोचने का लालच हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी सत्ता है अथवा ऐसा बन सकता है। हम ये सोच सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा है, अंकुश लगा सकता है या ऐसा बन सकता है। बहरहाल फिलहाल अपनी बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों का दास है। अगर बनावट देखी जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की तो उसको गौर से देखने पर पता चलता है कि वो सदस्य देशों का दास है। और वो एक दास जब होगा तो वो अंकुश कैसे लगाएगा। और इसके सदस्य देश जितनी सत्ता इसको सौंपते और स्वीकारते हैं उतनी ही सत्ता इसे हासिल होती है। जो सदस्य देश होते हैं सभी 193 देश जिसको जितनी सत्ता सौंपते हैं उतनी ही सत्ता इसके पास आती है, वही इसको स्वीकार करता है। अतः विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ से भी कुछ नहीं होता है, हर देश को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। आज हमारा देश भारत है, भले ही वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, भले ही वो सोवियत संघ का मित्र है, भले ही वो संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका का मित्र है। विभिन्न देशों से उसके अच्छे संबंध हैं, फ्रांस से उसकी दोस्ती है, व्यापारिक संबंध है, लेकिन जब युद्ध होगा तो भारत को अकेले ही उसका मुकाबला करना होगा। अपनी सुरक्षा अपने बूते पर करनी पड़ेगी। पारंपरिक धारणा आंतरिक सुरक्षा